अगर हमें और आपको क्रॉनिक बीमारी लग जाती है, और कौन सी क्रॉनिक बीमारी? नेचुरल, ट्रू नेचुरल क्रॉनिक बीमारी हमें आपको लग जाती है, तो वो क्रॉनिक बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप उस बीमारी के हिसाब से उसका यार इलाज, उसका ट्रीटमेंट, एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं मुझे का करोगे। पता चला है, ज्यादा काफी ड्यूटी। जब तक एग्जैक्ट सिमिलिया पे आधारित दवाई नहीं दोगे, जब तक उसका इलाज वैसे नहीं करोगे जैसे करना चाहिए, स्पेसिफिकली उस नेचुरल क्रॉनिक बीमारी का इलाज करना, स्पेसिफिक दवाई देनी है, दैट मीन्स प्रॉपर पोर्ट्रेट बना के, ट्रू पोर्ट्रेट बना के सिमिलर रेमेडी उसके लिए देनी है, तभी वो ठीक होगा, नहीं तो वो क्रॉनिक बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर आपने उसका 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 टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढा, आपने सिम्टम्स का इलाज किया, आपने हाइपरटेंशन का इलाज किया, आपने डायबिटीज का इलाज किया, पीसीओडी का इलाज किया, सोरियासिस का इलाज किया, तो जब जब आप बीमारी का इलाज करोगे वो कभी भी ठीक नहीं होगा। आपको उसके जड़ पे जाके उसके उस कॉज को ढूंढना है और ठीक करना है, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। बेसिकली ये क्रॉनिक बीमारी क्या है? बेसिकली ये क्रॉनिक बीमारी क्या है? क्रॉनिक बीमारी बेसिकली क्या है? नेचर द्वारा दिया गया एक कष्ट है, जो मौत तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा अगर आपने उस कष्ट को रियलाइज नहीं किया। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिएगा, वापस से हम उसी एफोरिज्म पे चलेंगे, उस एफोरिज्म को वापस से समझेंगे, और उसके बाद हम आगे फिर स्पेसिफिक मियाज्म पे जाएंगे। ये इन जनरल नेचुरल क्रॉनिक डिजीज की बात हो रही है। इन जनरल ये नेचुरल क्रॉनिक बीमारी क्या होती है, ये कैसे हमें अफेक्ट करती है, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। कल भी मैंने आपको बोला था, आज भी मैं आपको बोल रहा हूं कि हाइपरटेंशन के लिए दवाई खा लेना, ये केवल हाइपरटेंशन को ठीक करेगा, या आपका बीपी नॉर्मल करेगा, लेकिन आपका बीपी क्योर नहीं करेगा। तो आपको उस हाइपरटेंशन के पूरे जड़ को समझना है कि क्यों हाइपरटेंशन हो रहा है, क्यों डायबिटीज हो गया है, क्यों शुगर, भाई डायबिटीज हो गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। और आपको उस रीजन पे जाके उस रीजन को करेक्ट करना है। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था क्रॉनिक मियाज्म। और क्रॉनिक मियाज्म को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फंडामेंटल कॉज पे जाके झांकना पड़ेगा। और फंडामेंटल कॉज क्या होता है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपकी आपके जीवन को चलाते हैं। वो डायनेमिक अरेंजमेंट हमारा जिस फैक्टर से चलता है, उस फैक्टर को जाके देखने की जरूरत होती है। और वो क्या होता है? वो आपका मोरल होता है, वो आपका विल होता है, वो आपकी सेंसिटिविटी होती है, वो आपका सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है, वो आपका मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट होता है, वो आपकी हैबिट्स होती हैं। ये आपकी बीमारी का कारण है। और यहाँ पे कुछ भी अनियमितता पाई जाएगी, विल पे, मोरल पे, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप पे, हैबिट्स पे, आपका मोड ऑफ लिविंग पे, आपकी डाइट पे, आपके रेजिमेंट पे, अगर कुछ भी अनियमितता पाई जाएगी यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्शन पैथोलॉजी के फॉर्म में आपको दिखाया जाएगा। तो जो दिखाया जा रहा है वो बस आपको बताने के लिए है कि देखो यहां प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन वहां है। तो हम क्या करते हैं सर? उस मैनिफेस्टेशन को दूर करते हैं थ्रू द एंटीपायरेटिक, थ्रू द एंटीबायोटिक, थ्रू द एंटी हाइपरटेंसिव, आप जो भी कह लो, स्टीरॉयड, ऑइंटमेंट। बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और ये भी कहा गया कि जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक ये बीमारी और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर जाती रहेगी। और जब तक आपको खत्म नहीं कर देगी तब तक दम नहीं लेगी सर। और अगर आप उस परेशानी को नहीं समझ पाए, आप उस रियलाइजेशन को नहीं ले पाए, तो ये बीमारी अब आपके खानदान को, आपके बच्चों को, सबको परेशान करेगी। देखा हो ना, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक बीमारी आती है।
डायबिटीज पीढ़ी दर पीढ़ी, हाइपरटेंशन पीढ़ी दर पीढ़ी, कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी, ट्यूबरकुलोसिस पीढ़ी दर पीढ़ी। बाबूजी को भी था, हमको भी है, हमारे बेटे को भी है। 3 जनरेशन से कोई एक बीमारी है। कभी सोचते हैं क्या है? और हनीमैन साहब कहते हैं, अभी देखिएगा 81 एफर्जम में बोलेंगे क्या, ये जो मियाजम है, ये जनरेशन टू जनरेशन हम में ट्रांसफर हो रहा है, राइट। 81 एफर्जम में बोलते हैं कि ये सदियों से ट्रांसफर होता आ रहा है, और इस पर लगाम केवल और केवल आपकी एंटीसोलिक रेमेडी लगा सकती। बहुत ब्यूटीफुली हनीमैन साहब बोलते हैं, अगर आप झेल नहीं पाए, आपने उस कष्ट को नहीं झेला, तो देखिए दिखा देते हैं, दिखा देते हैं आपको। कहते हैं ये आप अगर नहीं झेल सर पाए, आपने इस कष्ट को नहीं झेला, आपने रियलाइज नहीं किया कि आपने कोई गलती करी है, कोई बात नहीं, ये बीमारी कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। देखो, दिखाते हैं, देखो। सर अगर हम हाइपरटेंशन का या हाइपरग्लाइसेमिया का इलाज कर रहे हैं, तो उसकी जो ड्रग चल रही है, तो उसको हम धीरे धीरे करके कम करेंगे या एकदम से छुड़वा देंगे एलोपैथिक वाली? कभी भी एकदम से नहीं छुड़वाना है दोस्त, यही तो चालाकी है, यही तो उनकी साजिश है मेरे दोस्त, ये साजिश है उनकी। देखो, पहले जो मैं दिखाना चाहता हूँ दिखा लूं, फिर आपको जवाब देता हूँ। जो क्या बोला है, क्या बोला है कि अगर आपने रियलाइज नहीं किया और आपने अपने एंड पे ही उसको खत्म नहीं किया, क्या होगा फिर? दिस एक्सट्रीमली एंशियंट infecting agent had gradually passed in some hundred generation through the many millions of human organism, had thus attained, ये पूरा पास होते 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 आज क्या कह रहा है, अटेंड टू अ इनक्रेडिबल डेवलपमेंट। तो ये होगा दोस्त, ये पास होगा। ये मत आप कभी सोचिएगा, इस भूल में आप कभी मत रहिएगा सर एंड मैम, कि मेरे कर्मों की सजा केवल मुझे मिलेगी, मैं मर जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी भूल कभी मत करिएगा आप, असंभव है। आपकी कर्मों की सजा उन सबको मिलेगी जो आपसे कनेक्टेड हैं। रावण ने जो गलती करी, उसकी सजा केवल रावण को मिली अजीत, बोलिए। कंस की एनर्जी गलती करी, एनर्जी neither be created nor be destroyed. यस। तो सजा सर केवल एक इंसान को नहीं मिलती। आप ही देख लो सर, अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप कामयाब नहीं होगे, तो क्या सजा केवल आपको मिलेगी सर? आपकी नाकामी की सजा तो पूरा घर भुगतेगा ना। अगर आप खुश होते हो, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आपकी सफलता केवल आप ही भोगोगे, कि आपका परिवार भी भोगेगा? तो जब आपकी सफलता में साथी आपके परिवार वाले हैं, तो आपके बीमारी में और आपकी असफलता में क्या वो भागीदार नहीं है? तो बीमारी ऐसे है सर, बीमारी वो नहीं है अब जो आप सोचते हो, खत्म हो गया कहानी। वो है भी तो सुपरफिशियल इलाज के लिए है, मॉडर्न मेडिसिन है, ऊपर से इलाज कर देगी, वो बढ़िया कर देगी इलाज, आपको उस लायक बना देगी कि आपकी अपनी चेतना जागृत कर पाओ बस। तो उससे उससे हो जाएगा ऐसा, 100% हो जाएगा, जिससे आपकी अपनी चेतना जागृत हो जाएगी बस। बट उससे ऊपर अगर जाना है आपको मन, शरीर और आत्मा, मन, शरीर मन और आत्मा, इन तीनों की शुद्धि करनी है, तो केवल और केवल आप नेचुरल मेडिकल साइंस, डिवाइन साइंस होम्योपैथी ही है जो इन तीनों को शुद्ध करती है। और उसके साक्ष्य हैं, उसके प्रमाण हैं हमारे यहाँ। समझ रहे हैं? ये और ये केवल और केवल होम्योपैथी में। अभी किसी ने सवाल पूछा, किसने सवाल पूछा? अब आपके सवाल का जवाब भी दे देते हैं। क्या सवाल था? अरे भाई, किसने सवाल पूछा था?
आई एम ऑडिबल और नॉट? मैं सुनाई दे रहा हूँ? किसी ने तो कोई सवाल पूछा था ना? जी सर, जी जी मैंने पूछा था सर। अच्छा अमान, जी क्या जी पूछे थे? सर, अगर किसी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट का इलाज कर रहे हैं तो उसकी मेडिसिन धीरे धीरे करके कम करना है, ये पूछा था। बेटा उसकी दवाई धीरे धीरे करके कम कर दी। ठीक है, सडनली आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास एक केस चल रहा था, उस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। गूगल करिए जरा, इसका इलाज है कहीं? क्यों भाई, इलाज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का? गूगल करके देख लीजिएगा। नहीं है, नहीं है। जी सर, नहीं है नहीं ना? है। और उसको, उसका एक ही इलाज है, स्टीरॉयड। राइट भैया? स्टेरॉइड। और उसको स्टीरॉयड दी जा रही थी, और वो स्टीरॉयड 30 mg का ओमना कार्टिल चल रहा था। कितने mg का? 30 mg ओमना कार्टिल। अब सोचो सर, उस 30 mg के ओमना कार्टिल को हमको जीरो लाने में 1 साल लग गया। कितना लग गया? एक एक सर। साल एक साल। और आज 1 साल बाद वो टोटल उस पेशेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सर। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि देख के हमको बड़ी संतुष्टि मिली और प्राउड हुआ कि चलो आज आज वो एक भी स्टेरॉयड नहीं लेता है। उसके ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गए हैं और पेशेंट बिल्कुल रिकवर फेज में, एकदम परफेक्टली परफेक्ट है। और बीमारी क्या थी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। छोटा बच्चा एकदम, उसका चेहरा देख लेंगे आप तो देख के लगेगा कि पूरा स्टेरॉइड का इफेक्ट दिख रहा है। सर ये क्रिमिनल एक्टिविटी है सर, ये क्राइम है। इसीलिए हनीमैन साहब ने कहा इसको, क्या कहा अजीत? जी इट्स अ मर्डरस, इट्स अ मर्डरस गेम। चलिए, मैंने ग्रुप पे भेजा है, अभी खुलता है व्हाट्सएप तो मैं इसको दिखाता हूँ, देखो। लेकिन आपकी रेमेडी राइट है, तो धीरे 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 आप डोज कम कर सकते हो। यही खेल है अमान उनका। वो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी मरीज उनका उनकी दवाई ना खाए। वो उनका व्यापार है दोस्त, और एक व्यापारी चाहेगा जी हो। सर, ये फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा वो है। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत बड़ा माफिया है, ये चाहते नहीं है लोग ठीक है, ये चाहते यस हैं पूरी जिंदगी हमारे पर डिपेंडेंट है। यस ब्रदर, यस यस यस, यही ही आप है। चलो मैं ये दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के। मैं पहला विजिट और लास्ट विजिट आज का वीडियो में दिखाता हूँ। दिख रहा है? मेरा बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को सर? अब देखिए, ये ये पहला विजिट, ये दक्ष, विजिट है। दक्ष बाबू टोपी वोपी पहन के आया हो आज तो। टोपी हटाओ। लड़का दिख रहा है आपको कैसा लग रहा है? ओ माय गॉड। ये ये लड़का दिख रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा है? चेहरा कैसा है इसका? इससे पहले का वीडियो मेरे पास है, वो मिल नहीं रहा था, वो दूसरे मोबाइल में है, तो इस मोबाइल का मैंने आपको ट्रांसफर किया। देखिएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस है। ये क्या हो गया दक्ष? अरे बाल वाल आ गए हैं सब। तो दक्ष, ठीक है आपको, ये काला काला ये सब बाल है इसके। पूरे शरीर पे बाल आ गया था, एक्स्ट्रा हेयर है, क्योंकि स्टीरॉयड का बैड इफेक्ट है ये। क्या परेशानी थी बेटा, तुम अपनी बताओ। तुम्हें क्या लगता था इलाज से पहले जब यहाँ आए थे, तो क्या क्या परेशानी थी दक्ष? थकावट बहुत ज़्यादा थी। थकावट बहुत ज़्यादा थी, और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। स्वेलिंग भी थी। स्वेलिंग कहाँ कहाँ थी दक्ष? सिर्फ गाल और चेस्ट। इससे पहले का गाल वीडियो और चेस्ट में स्वेलिंग थी, पेट में। पेट में भी स्वेलिंग थी, और गाल एकदम कैसा था, लाल था एकदम टमाटर की तरह। अभी तो अभी जब से दवाई कर रहे हो दक्ष, क्या क्या परिवर्तन हुआ है बेटा? अभी स्वेलिंग खत्म हो गई हम्म और पेट भी नॉर्मल हो गया। हम्म चेस्ट की स्वेलिंग बस थोड़ी सी है हम्म। और थकावट अब बिल्कुल नहीं होती। अब चल लेते हो? पहले पहले बस थोड़ी सी दूरी में थकावट आ जाती थी। थोड़ी सी देर में थकावट आ जाती थी। ठीक है सर, दक्ष आपके बेटे हैं,
तो इनको क्या परेशानी थी सर, कितने दिन से इलाज करा रहे थे? तो सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, ठीक है। यूरिन में प्रोटीन जा रहा था, हाँ, जिससे कि इनको अचानक ही मतलब देखिएगा वही बच्चा है, ठीक है। अब आपको वो बच्चा दिखाते हैं। हाँ, वही बच्चा है सर। अब देखिए उस बच्चे को, ये आज का है, अभी मैंने वीडियो बनाया, शाम का फॉलोअप है ये। आपको लगा दक्ष 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 नहीं है। दक्ष किसी जगह ये देखिए, रेमेडी फॉस्फोरस कैसे दी, कितना दिया, कब दिया, ये सब बता देंगे हम आपको। बट रिजल्ट देखो आप, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको फॉस्फोरस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहले आपको फॉस्फोरस दिख रहा था, ये देखिए, ये देखिए, एकदम ओरिजिनल एज इसका। ये है पावर हमारी भाई। और 1 साल में पूरा स्टीरॉयड मुक्त हो गया है। इसका स्टेरॉयड तो 6 महीने पहले ही बंद हो गया। देखिए स्मार्ट हो गया यार, नदी का 34 किलो का था ये। अब वजन देखिए कितना किलो है, ओरिजिनल वजन 26। तो कौन से क्लास में हो? बता गया मैं 5th में। 5th में चले गए, वेरी गुड। तो जब इलाज हुआ तो कौन से क्लास में थे, 5th में कि 4th में? अब मैं 4th में था। तब में 4th में थे। इलाज शुरू हुआ ठीक था हो गया? 4th में था, अब 5th में चला गया। अभी 1 कभी साल हुआ हो ऐसा? गया। ठीक है सर, एकदम परफेक्ट है। जाओ जाओ दूर तक जाओ, खोल के पैदल आओ जरा। इसको पूरा खोल दो, गेट पूरा खोल दो बेटा, गेट पूरा खोल दो। चलो पहले गेट खोलो पूरा। हाँ, अब जाओ। लास्ट में एकदम देख रहे हैं आप, ये क्वालिटी है। स्टेरॉइड खत्म, इतना देर सब चलता है। वेट करना पड़ेगा। पेशेंट को भी पेशेंस होना चाहिए और आप में भी पेशेंस होना चाहिए। सडनली आप स्टेरॉइड नहीं छुड़ा सकते, सडनली आप डायबिटिक की गोली नहीं छुड़ा सकते, सडनली आप हाइपरटेंशन की गोली नहीं छुड़ा सकते। वो कभी नहीं चाहते कि सडनली कुछ छूटे, ना छुड़वाना चाहते हैं। एक लॉजिकल सा आंसर ढूंढो आप लोग। मैं अक्सर कहता हूं कि जब बीमारी शुरू होती है तो हम लोग बहुत कम डोज से शुरू करते हैं। तो किसी भी दवाई का फेट क्या होता है, किसी भी दवाई का एंड रिजल्ट क्या होता है, बीमारी का ठीक होना कि बीमारी का बढ़ जाना, आप लोग बताओ। तो वहां क्या होता है, थायराइड 25 mg की शुरू हुई, 10 साल बाद आपको लगता है कि थायराइड नहीं खा रहा होगा वो गोली, तो खा रहा होगा तो क्या 25 mg खा रहा होगा सर? आई एम ऑडिबल और नॉट? अजीत, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग क्या, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो सर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक सर। जी सर, आ रही है सर, आ जी रही है। जी। तो आप बताओ सर, आ रही सर। वो 10 साल बाद क्या 25 mg की गोली खाएगा? और अगर नहीं नहीं, खाएगा 100 तो mg। 25 mg बनाया क्यों, जब उससे इलाज नहीं होना था? तो सर उनको पता है कि इसमें मेरी क्या एग्जांपल सर? सुन लीजिए। हाँ, सर इसमें मेरी एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे कि एलोपैथिक सिस्टम जो है वो इस ढंग से बनाई हुई है कि जैसे अभी इंडिया का जो कार्यक्रम है चल रहा है, जैसे अभी अमेरिका का था, यूक्रेन का फौज गया और उसकी बॉडी के सिस्टम को तो एक्टिवेट नहीं कर पाई, बट अलग से फौज भेज दी। लाइक एज एलोपैथिक वही सिस्टम को अप्लाई कर रही है कि अलग से फौज भेज दो, फिर वो डैमेज हुई फिर और फौज भेज दो, बट अपने बॉडी को सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पा तो हम लोग क्या करते हैं जी, बॉडी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। हम फौज नहीं भेजते हैं, बच्ची कुच्ची फौज को उस लायक बनाते हैं कि जाओ मार दो उनको। ये हमारा काम, ठीक है। बहुत बढ़िया चाची। तो ये है
तरीका स्टेरॉइड कम करने का। चलिए वापस से हम लोग चलते हैं उस एफोरिज्म पे और उसको खत्म करते हैं पहले, फिर हम सिफिलिस पे बात करेंगे, साइकोसिस पे बात करेंगे, मियाज्म पे बात करेंगे। तो देखिए लिखा है कि द ट्रू नेचुरल diseases, true natural chronic diseases are those that arise from the chronic miasm, जो chronic miasm से arise होती हैं। अब जैसे ही chronic miasm बोलेगा तो कारण क्या होगा इसका? फंडामेंटल कॉज। और जैसे फंडामेंटल कॉज पे जाएंगे तो फंडामेंटल कॉज किस पे डिपेंड करता है? या फंडामेंटल कॉज ढूंढना है तो कहाँ जाएंगे? हवा में ढूंढेंगे? मैं बोलूंगा राजू फंडामेंटल कॉज ढूंढो, कहाँ ढूंढोगे बताओ? मरीज लेके आया बीमारी, हमने कहा देखो तुमको क्रोनिक बीमारी है और जब फंडामेंटल कॉज ढूंढो, कहाँ ढूंढोगे फंडामेंटल कॉज बताओ जरा? हवा में ढूंढोगे? बताओ राजू जी, कहाँ फंडामेंटल कॉज ढूंढेंगे आप? बताइए, कोई बताए फंडामेंटल कॉज ढूंढने कहाँ जाओगे अगर क्रोनिक बीमारी लगी है तुमको? तो कहाँ जाओगे अजीत? यस, पांचवा है, सिग्निफिकेंट पॉइंट। बहुत बढ़िया। पांचवा एफोरिज्म पे आपको फंडामेंटल कॉज मिलेगा। कहाँ मिलेगा? विल, मोरल, इंटेलेक्ट, सोशल, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ऑक्युपेशनल बिहेवियर, हैबिट, मोड ऑफ लाइफ एंड हैबिट। इधर जाके आपको फंडामेंटल कॉज मिलेगा, वहां पे आपको सोरा के ट्रेसेस दिखेंगे। वो प्लेटफॉर्म है, वहां दिखेगा आपको, और कहीं नहीं दिखेगा। उधर जाना है। तो फंडामेंटल कॉज ही क्रॉनिक बीमारी का कारण होता है। तो कहते हैं कि अगर आपने उस फंडामेंटल कॉज को ढूंढ के उसको ठीक नहीं किया, इसको लेकर जा, इसको लेकर जा, इफ अनचेक्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दोज रेमेडी, देखिए आपने वो दवाई नहीं दी जो उस बीमारी का कारण था, दैट इज स्पेसिफिक फॉर देम, दैट मीन स्पेसिफिक फॉर दैट मियाज्म, स्पेसिफिक फॉर दैट क्रॉनिक मियाज्म, अगर आपने वो रेमेडी इंप्लॉय नहीं किया, देन व्हाट हैपन सर? व्हाट हैपन सर? ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, आंखों में चुभे हमारे तो शायद हमको समझ आए। क्या लिखा है? देन ऑलवेज ग्रो ऑन इंक्रीजिंग। फिर क्या होगा अजीत? ये जो बीमारी है, ये जो क्रॉनिक बीमारी है, जो ट्रू नेचुरल क्रॉनिक बीमारी है, क्या करेगा? ऑलवेज गो ऑन इंक्रीजिंग एंड ग्रोइंग वर्स इन स्पाइट ऑफ, नॉट विस्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ बेस्ट मेंटल और कर्पोरियल रेजिमेंट। कितना बढ़िया आपको माहौल दे दिया जाए, कितना बढ़िया आपको खाना दे दिया जाए, आपकी मेंटल फिजिकल डाइट कितनी भी बढ़िया कर दिया जाए, आपको कितने भी अच्छे माहौल में रखा जाए, लेकिन अगर आपने उस मियास्मेटिक बीमारी का इलाज वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए, तो क्या करेगा? ये बीमारी बढ़ती रहेगी एंड टॉर्मेंट द पेशेंट, पेशेंट को टॉर्मेंट करेगा, प्रताड़ित करेगा, बेहाल कर देगा, टू द एंड ऑफ हिज लाइफ इज एवर एग्रेवेटेड सफरिंग। कहा एवर एग्रेवेटेड सफरिंग। आपका पूरा जिंदगी एक चक्र, एक काल घूमता रहेगा बीमारी से। इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में आपको बीमारी आती रहेगी। बोला एवर एग्रेवेटेड सफरिंग। और दीस, दीस का मतलब ट्रू नेचुरल क्रॉनिक बीमारी, ब्रैकेट में बोला एक्सेप्ट दोज दैट। देखो क्रॉनिक बीमारी दो तरह का बताया ना, एक तीन तरह का बताया। कौन कौन सा? एक कौन सा बताया? एक स्यूडो क्रॉनिक बताया, एक आर्टिफिशियल क्रॉनिक बताया, और एक ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेस। जो क्रॉनिक बीमारी तीन तरह का लिख लो, अगर आप पहली बार सुन रहे हो आप लोग में से कोई लोग तो जान लीजिए क्रॉनिक बीमारी तीन तरह की होती है। लिखिए, अब आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस, स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेस और ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस। तो हम ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेस की बात कर रहे हैं।
मैं सीडो क्रॉनिक की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल क्रॉनिक की। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक्यूट भी तीन तरह का होता है, इंडिस्पोजिशन, एक्यूट फॉर इंडिविजुअल एंड एक्यूट फॉर ग्रुप। चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला बात भी आप लोग देख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को समझ आएगा। देखो क्लासिफिकेशन थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाती है, कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक्यूट, एक्यूट भी तीन तरह का होगा, ठीक। एक्यूट भी तीन तरह का होगा। सर वीडियो दिख नहीं रहा ठीक, फ्रेंड चाहिए वहां पे। वो कौन कौन सा होगा, म्यूट करिए दिलीप जी। एक्यूट भी तीन तरह के होंगे, कौन से? एक इनडिस्पोजिशन होता है, ये भी एक्यूट की तरह होता है। एफोर्जन नंबर 150, 150 है ना अजीत। है। यस यस सर। उसके बाद है इंडिविजुअल, एक्यूट फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब पूरे घर में किसी एक को बीमारी लग गई, इसको कहां बोला, 73। और एक्यूट होता है जो ग्रुप को लगता है, ग्रुप को, पूरे ग्रुप को लग गया, और ये भी तीन तरह का होता है। एपिडेमिक पैंडेमिक और स्पोरेडिक। हाँ, ये भी तीन तरह का होता है, कौन कौन सा होता है, सही है? एपिडेमिक पैंडेमिक स्पोरेडिक। स्पोरेडिक, एपिडेमिक पैंडेमिक। और पेंडेमिक। तो एक्यूट बीमारी तीन तरह की, एक जो इंडिस्पोजिशन है, इसमें रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ती, एक जो इंडिविजुअल को लगी, और एक जो ग्रुप को लगा। ग्रुप को भी तीन तरह का लगेगा, ग्रुप भी तीन तरीके से बीमार होगा। एक स्पोरेडिक होगा जो छोटे से स्मॉल ग्रुप को लगा, गांव को कॉलरा हो गया, एक गांव को कॉलरा हैजा हो गया, दूसरा कम्युनिटी को लगी, तीसरा पूरी दुनिया को लग गया। अभी अभी हम लोग एक एपिडेमिक पेंडेमिक सिचुएशन गुजरे हैं, वो कोरोना। कैसा पेंडेमिक, कोरोना, कोरोना। ठीक। अब ये आपका आपका एक्यूट सीजन को हैंडल करने का अपना अलग अलग तरीका है। आप जैसे कोई कुछ पूछना चाहते हैं? 4 नंबर। 4 नंबर, कौन सा, कौन सा 4 नंबर, फिर से बताते हैं। देखिए, एक्यूट इंडिस्पोजिशन, ये पहला तरीका है एक्यूट का, पहला पेज है। यहाँ दवाई नहीं चाहिए, यहाँ पे खान पान के अल्ट्रेशन से ठीक किया जा सकता है। एक एक्यूट है इंडिविजुअल को, इसमें कॉज और इफेक्ट देखते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। एक है ग्रुप, अब ग्रुप को भी लगा है तो ग्रुप को तीन तरीके से लगेगा। एक छोटा स्मॉल ग्रुप लग गया, गौतम सर, गौतम सर आपके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर गौतम कुमार सिंह, ठीक है। एपिडेमिक पेंडेमिक, और सबको हैंडल करने का अपना अलग अलग तरीका है, एक तरीका सब पे लागू नहीं होता है। और इसको अच्छे से हनीमैन साहब ने ऑर्गेनिक में समझाया है। यहाँ जाइएगा ना, तो 99 से लेके 101 तक यही बात हुई है कि कैसे किसी ग्रुप को अगर कोई एपिडेमिक बीमारी लगी है तो कैसे ठीक किया जाए, केस टेकिंग में हम बताएंगे। इंडिस्पोजिशन 50 एफोरिज्म, 150 एफोरिज्म। इंडिविजुअल अक्यूट 73 एफोरिज्म। ऐसे ही लिख लिया आपने, कंफ्यूजन किसी को तो नहीं है सर? हेलो, कोई कंफ्यूजन नहीं। नो सर। नो सर। अब ऐसे ही क्रॉनिक बीमारी जो हम पढ़ रहे हैं 78 एफोरिज्म, ये ट्रू नेचुरल क्रॉनिक बीमारी को लेते। लेकिन अगर ऐसे ही क्रॉनिक बीमारी को हम
क्लासिफाई करें तो क्रॉनिक बीमारी भी, ये जो क्रॉनिक डिजीजेज है ये भी 3 तरह का होता है। ये क्रॉनिक डिजीजेज भी 3 तरह का होगा। सबसे पहला जो होगा उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस, ACD, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस। दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है? आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। दूसरा है स्यूडो क्रॉनिक, ये PCD, ये ACD, ये PCD, ये NCD। NCD का मतलब नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेस। नेचुरल क्रॉनिक। अब ये ACD कहाँ बोला? 41 और 74 है, 42, इवन 75 में भी यही बात थी। ये कहाँ बोला? 77 है फॉर एग्जाम्पल। ये कहाँ बोला? ये बोला 78, 79, 80, 81। यहां तक क्या बात हुई है? ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेस। और सबका हैंडलिंग अलग अलग है सर। इसका हैंडलिंग अलग है, इसका हैंडलिंग अलग है, इसका हैंडलिंग अलग है। लेकिन अगर आप ओल्ड सिस्टम में जाओगे तो हैंडलिंग क्या है? इसमें से सबका हैंडलिंग एक ही है। वो पैरासिटामोल दे देंगे, वो हाइपरटेंशन की दवाई दे देंगे, वो शुगर की दवाई दे देंगे। वो स्पेसिफिक इलाज नहीं करते हैं सर। भले ही वहां पे स्पेशलाइजेशन है और आपके यहाँ भले ही स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन आप स्पेसिफिक इलाज करते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, कैमरा ऑन करिए आप लोग साहब। जी सर। प्रवचन सुनते हैं हमारा, खाली खाली आप लोग प्रवचन सुनते हो हमारा, और कुछ नहीं। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। नहीं, समझ में आ रहा है ना? जी। तो जी हमारे सर। स्पेशलाइजेशन नहीं भी है ना सर, तो भी हम स्पेशलाइज इलाज करते हैं। यही ड्यूटी हमारी है। उनके यहाँ लाख स्पेशलाइजेशन है, लेकिन देंगे क्या हो? वही पैरासिटामॉल, वही एंटीबायोटिक, वही एंटीसेप्टिक, वही एंटी हाइपरटेंसिव, और कहेंगे हम स्पेसिफिक स्पेशलाइज डॉक्टर हैं। और आप स्पेशलाइज नहीं हो सर, तो भी आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देते हो। और अगर कहीं आप स्पेशलाइज हो गए, कहीं आपने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया, ढाल लिया, आप देखना सर, आपके आसपास जो लोग होंगे, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज किसी एक बीमारी में ढाल लिया है, वो अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। और ये आप लोगों को भी सीखना है, ये करना है। अपने आप को ढालिए, करिए, लिखिए आई एम स्पेशलाइज इन दिस, आई एम स्पेशलाइज इन दैट, आई एम स्पेशलाइज इन आई। ENT के डॉक्टर बन जाइए, ऑर्थो के बन जाइए, ऑप्स गायनी के बन जाइए, बनिए ना सर। क्या, कौन नहीं आएगा आपके पास? मेंटल बन जाइए। और जिस दिन आप बन गए सर, मजा आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो उसी सिम्टम पे दवाई, और अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपनी प्रैक्टिस को एकदम कंसंट्रेट करिए, फिर हमको भी मजा आएगा भेजने में। क्या भाई, उरूज अस्पाक के पास भेज दिया हमने, ये आंख का डॉक्टर है। अजीत जो है वो लिवर और किडनी स्पेशलिस्ट है, ऐसे भेज दिया मैंने, ऐसे भेज दिया। तभी हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। कि नहीं, ये उसी फील्ड में देखता है, ये अच्छा देख लेगा वहां पे। हड्डी का डॉक्टर, अरे लाख यार, खराब होगा एक होम्योपैथिक हड्डी का डॉक्टर, तो अच्छी दवाई देगा वो, उसकी दवाई से मौत नहीं होगी जितना वहां हो जाएगी। तो आप अपने आप को चेंज करो ना, परेशानी क्या है? लेकिन इस तरह की स्टडी भी होनी चाहिए आपकी। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर होने चाहिए। और स्टडी के लिए कोई नहीं आएगा सर आपको हाथ पकड़ के पढ़ाने, आपको पढ़ना पड़ेगा सर। कोई आपको पढ़ाने नहीं आएगा हाथ पकड़ के, चलो हम पढ़ाते हैं तुमको ना। बहुत रेयर क्लास मिलेगी आप सब लोग घाट घाट का पानी पी के आए हो ना, हम सब घाट घाट का पानी पिए हैं। रेयर क्लास मिलेगी जैसी क्लास हम लोग करते हैं, रेयर रेयर।
तो ये है आपको अंडरस्टैंडिंग ये बीमारी की। देखो आ गया ना, सबके अपने अपने अंडरस्टैंडिंग, सबका अपना अपना इलाज। लेकिन आपको डिफरेंशिएट कराना चाहिए ना कि हम क्या देख रहे हैं, स्पेशलाइजेशन इसमें होना चाहिए। ठीक है, जी। तो चलिए नीचे की लाइन लिखा है, क्या लिखा है कि दीज एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग कौन सा, एक्सेप्टिंग, ये दो ऊपर वाला कौन सा, स्यूडो क्रॉनिक और आर्टिफिशियल क्रॉनिक, देखो वही बोल रहे हैं, आर द मोस्ट न्यूमरस एंड द ग्रेटेस्ट विप शॉक, चाबुक जिसके सिरे पे चाकू लगा है, ये यही है। इसका मतलब ये होता है, ये ऐसा चाबुक है दोस्त जो लगेगा। चाबुक कब मारा जाता था, हो चाबुक सजा दिया जाता था, याद करो पुराने जमाने में चाबुक से क्या दिया जाता था, 4 कोड़े मारे जाए, याद है ना, सजा पे 4 कोड़े मारे जाए। तो ऐसा कोड़ा है, ऐसा चाबुक है जिसके सिरे पे चाकू लगा हुआ है, जो आपको हर बार छेदेगा, हर बार आपको दर्द देगा, भले ही आप कितने ही मजबूत क्यों ना। देखा है, फॉर द मोस्ट रॉबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, भले ही आप बेस्ट रेगुलेटेड मोड ऑफ लिविंग आपकी है, एंड द मोस्ट विगरस वाइटल एनर्जी है, लेकिन ये सब क्या होगा सर, ऑल दीज आर, देखो ध्यान से, क्या है, इनसफिशियंट फॉर द इरेडिकेशन। देखो साफ साफ लास्ट में क्या लिखा, आपका घर गाड़ी महला महल रुपया पैसा सब धरा का धरा रह जाएगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। लिखा है आर इनसफिशियंट, लेकिन बहुत मजबूत है वो भी काम नहीं आएगा, बहुत अच्छा जीवन शैली जी रहे हैं वो भी काम नहीं आएगा, आपके बहुत अच्छी एनर्जी है वो भी काम नहीं आएगा। आर द इनसफिशियंट, इनसफिशियंट फॉर देयर इरेडिकेशन। इसका इरेडिकेशन केवल और केवल एक चीज से हो सकता है, वो है होम्योपैथिक मेडिकेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। ट्रू नेचुरल क्रॉनिक बीमारी बेसिकली होती क्या है, उसका इलाज क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसी पे। लेकिन अब उसको ठीक कर, किसी भी बीमारी को, चाहे वो ट्रू नेचुरल क्रॉनिक बीमारी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक बीमारी हो, चाहे वो स्यूडो क्रॉनिक बीमारी हो, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है सर, आपको उस बीमारी की जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी करने के लिए हमारे पास कौन सी पद्धति है, उसको हम कहते हैं केस टेकिंग। तो ये सब बेस अभी है, ये बेस बनाया जा रहा है केस टेकिंग का। ये केस टेकिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, ये प्री केस टेकिंग क्लास है, केस टेकिंग क्लास एंड पोस्ट केस टेकिंग क्लास। यही बोला था मैंने ना, केस टेकिंग 1.5 महीने चलता है, और कुछ गुरु घंटाल लोग एक के दिन में केस टेकिंग सिखा के आपको कहते हैं जाओ प्रैक्टिस करो, एक दिन में केस टेकिंग सिखा देंगे। हमसे तो नहीं होता, एक दिन में केस टेकिंग नहीं सीखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, केस टेकिंग एक जर्नी है, एक यात्रा है, हर दिन करनी पड़ती है, हर सेकंड करना पड़ता है। केस टेकिंग स्टार्ट होती है मरीज के साथ, मरीज की बीमारी के साथ, आप उसका हाथ पकड़ते हो और उसके साथ चलते हो, इट्स अ जर्नी विद पेशेंट। मरीज के साथ आपकी यात्रा है केस टेकिंग, और ये खत्म तब होती है अजीत जब हम उसको क्या कर लेते हैं, हेल्थ पे पहुंचा देते हैं, जब हम उसको रिस्टोर कर देते हैं, जब हम उसको फॉर एग्जाम्पल सेकंड के एक एक अक्षर पे खरा उतार देते हैं, उसी दिन आपका केस टेकिंग खत्म होता है। तो केस टेकिंग कभी खत्म नहीं। नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसका फुटनोट बहुत अच्छा है, इसके फुटनोट पे बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, ड्यूरिंग द फ्लस्टरिंग ईयर ऑफ यूथ, जब आप मजबूत होते हो तो आपके कर्म, कर्मों की सजा के बारे में बात की जा रही है। आर्टिफिशियल क्रॉनिक बीमारी की बात, सॉरी नेचुरल क्रॉनिक की बीमारी की बात हो रही है कि आपने कोई क्राइम कर दिया,
आपने कोई छोटी सी गलती कर दी, ऐसा नहीं होता जी, हम अगर राजा हैं तो हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम उस समय फ्लर्सरिंग ईयर में हैं। अभी ये तख्ता पे जो लोग बैठा है, ये कुछ भी कर दे, सब माफ है कि नहीं? उनके घर ईडी नहीं जाएगा, लेकिन तुम अगर नहीं हो वहां पे और तब देखो करके। लेकिन इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि तख्ता तो कभी पलट जाएगा ना, समय एक साथ रहता नहीं है ना। तो आपके गलत कर्म उस समय आपको परेशान नहीं करेंगे जिस समय आप सवाब पे हो, ताकत पे हो एकदम। लेकिन वो परेशान करेगा, वो तब करेगा जब आप उस फेज में हो, जब आपको रियलाइज कराएगा। पहले तो देख, याद कर, तूने ये गलती करी थी, याद है ना? मैं चुप हो गया था, हाँ? अब देखो, नहीं होता बैंक का लोन, तुम नहीं भरोगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। रिमाइंडर नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं खत्म हो जाएगा, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। आपको सूद समेत वापस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका सिविल सही होगा। नहीं तो सिविल खराब होता ही रहेगा, वो दिखता ही रहेगा। बोले आप पॉलिटिशियन हो, अरे हमारा सिविल खत्म कर दो ना, कुछ नहीं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि during the flushing year of youth and with the commencement with a regular menstruation period joined to a mode of life benefited to soul, heart and body, they remain unrecognized for year। कहते हैं ये अनरिकग्नाइज होता है, कहा ना कि दे रिमेन अनरिकग्नाइज फॉर इयर्स, दोज अफ्लिक्टेड इलनेस, देखना ध्यान से, अपील इन द परफेक्ट हेल्थ, देखना ध्यान से। अगर तुमको नहीं हो रहा है, तुमको नहीं हो रहा है उसका असर, तो वो असर तुम्हारे परिवार, बाप का बाप का पाप बेटे को मिलता है। सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है ऐसा, कि हमने पाप किया लेकिन उस पाप का असर उसके परिवार में दिखा। मैं कहते नहीं, पुश्ते भी भुगतेंगे उसकी। यस, किसने बोला ये लाइन यार? मैं बहुत देर से पूछ रहा था। अमान। आमान बाबू, बहुत बढ़िया। पुश्ते पुश्ते भुगतेंगी, और भुगतती हैं पुश्ते भाई, और पुश्ते राज भी करते हैं, पुश्ते भुगतते भी हैं। क्रॉनिक बीमारी का असर कितना गहरा होता है दोस्त, कितना गहरा होता है। अगर आप नहीं तो आपकी पुश्ते, आप नहीं तो आपका परिवार, आपका खानदान, आपका समाज, आपका समाज आपकी गलती की सजा भुगतता है। हाथ कांपने लगेगा। होम्योपैथी आत्मा शुद्धि कर देती है। देखिएगा, डरिए सर, डरिए, आपके हाथ से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और जान तो बहुत आसान है, गलती हो गई, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? पश्चाताप। उससे बढ़िया शुद्धि कुछ नहीं है। माफी मांग लो, पश्चाताप कर लो, उसी क्षण तौबा कर लो। क्या कहते हो? तौबा हो गया, मैंने तौबा कर लिया, तौबा, माफी मांग ली अपनी गलती की। सामने वाला माफ करे चाहे ना करे, आपने अपने कर्मों को धो लिया। मैंने गलती करी, मान लीजिए उपेंद्र सर, और मैंने दिल से आपसे माफी मांगी, आपने माफ नहीं किया, तो मेरे कर्म तो ठीक हो गए ना? वो तो आपके बिल्कुल कर्म है। बिल्कुल। अब भुगतेगा जी जी। कौन? ना माफ मैं करके कौन भुगतूंगा। भुगतेगा? मैं भुगतूंगा। कौन जलेगा? कौन परेशान रहेगा? तो जो नहीं आसान क्षमा होता है, करे। पुरानी बीमारी से निकलना आसान होता है। कांड कर लियो, माफी मांग लो। जितना कांड को छुपाओगे, भले आप छुपा लगे, बहुत शातिर थे, बहुत तेज थे, आपने छुपा लिया, लेकिन आगे की जनरेशन छुपा नहीं पाएगी उसको, उसका सजा मिलेगा। और ये बहुत अच्छे से एलिमेंट साहब इसके फुटनोट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, दोज अफ्लिक्टेड, ये इलनेस अपील इन अ परफेक्ट
एंड एक्विंटेंस, एक्विंटेंस का मतलब क्या होता है? साथी। एंड द डिजीज that was received by infection of inheritance seems to wholly disappear। देख रहे हो भाई, ये पूरा का इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? आपके पूर्वज से रिसीव किया, एकदम डिसअपियर था। लेकिन 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 देखो, लेकिन बट यहां तक ठीक था, हमें नहीं पता चला ये पाप का पैसा था, ये पाप की कमाई थी, पता नहीं चला। लेकिन बाद में, बट इन लेटर इयर्स, हम बहुत पावरफुल थे, हमने मामला दबा दिया। बट इन लेटर इयर्स, आफ्टर एडवर्स इवेंट एंड कंडीशन ऑफ लाइफ, होना ही है ना सर, जब बुरा समय आएगा, जब तख्ता पलटेगा, जब आपकी बारी खत्म होगी, जब आपको कुर्सी से हटाया जाएगा, दे आर श्योर टू अपीयर। कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता इससे। दे आर श्योर टू अपीयर anew and develop the more rapidly and assume a more serious character in proportion as the vital principle has become disturbed by debilitating passion, worry, care, but especially भाई और बहनों, when disordered by inappropriate medical treatment। अरे साहब, हम बिल्कुल ठीक थे, बीपी की गोली खा लिए, किडनी सड़ गया हमारा, नहीं था? हम बिल्कुल ठीक थे, 4 दिन के लिए भर्ती हुए अस्पताल में, उसके बाद जिंदगी भर उठ नहीं पाए। जिंदगी भर सर, मत भूलिएगा, आपको सजा मिलेगी सर। अब यहां से शुरू होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मियाज़म, यहां से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहां से बीमारी खत्म। तो याद रखिए, अगर आपने कोई क्राइम किया है, अगर आपने कोई गलती करी है, एक्सेप्ट इट, आत्ममंथन करिए, माफी मांगिए, और आज से सही रास्ते पे चल दीजिए। कोई कभी लेट नहीं होता सर, उस गलती को बढ़ाइए मत, क्योंकि अभी अभी आपने देखा, आपका या आपका परिवार एक पीढ़ी नहीं दूसरी पीढ़ी भोगेगी। श्योर टू अपीयर सर, श्योर टू अपीयर, श्योर टू अपीयर, श्योर टू अपीयर, श्योर टू अपीयर। बट आप कैसे बच सकते हैं सर उससे? देखिए, दे आर श्योर टू अपीयर, श्योर का मतलब 100% आएगी, आएगी, आएगी। बच कैसे सकते हैं सर? 3 तरीके, से सॉरी, फील ग्रेटिट्यूड, और भैया यही है, आप माफी मांगिए, आभार व्यक्त करिए, और आई लव यू बोल दीजिए, गले लगा के, आई एम सो सॉरी, बहुत प्यार करता हूं, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे, गले लगा के बोलिए, माफ कर दीजिए। इससे बड़ा थेरेपी दुनिया में नहीं है। याद है ना, याद है ना, मुन्ना भाई की झपकी, झप्पी याद है किसी को? मुन्ना भाई झप्पी, जी जी, मुन्ना भाई की झप्पी। जादू की वही झपकी। एक, एक और एक अकेला इलाज है सर, मुन्ना भाई की झप्पी। दे दो, है लड़का लोग, ध्यान देना, ये जाके झप्पी दे रहे हो ना, सर बोले तो झप्पी देने के लिए तो लपड़ भी मिलेगा, परमिशन मिलना चाहिए झप्पी का। ठीक है सर, से सॉरी, जी जी। फील ग्रेटिट्यूड, से आई लव यू टू योर डियर नियर वन।
दिस इज द ओनली सोल्यूशन, दिस इज द ओनली, इससे आपका क्रॉनिक बीमारी कम हो जाएगी। पश्चाताप करें। ठीक है जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो सॉरी अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती करी हो आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा। एंड आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। शुभ थैंक रात्रि, यू सो शुभ मच, रात्रि सर। थैंक यू सो मच। सर चलिए बहुत हेलो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट बॉस। हेलो। थैंक यू सर, जितने भी ग्रेट हैं नॉलेज आज सर। आज आज अपने नियर एंड डियर वालों को जाके आई लव यू जरूर बोलिएगा, गले लगाइएगा, सॉरी हेलो सर। बोलिएगा गलती के हेलो बाद। सर। हेलो हाँ हाँ, सर। आई जी लव यू बोलना अरे चाहते हो नहीं 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 सर, वो तो ऑलवेज आपसे हम प्यार करते हैं, लेकिन एक को प्रश्न है सर मेरा। ओए प्रश्न, अभी प्रश्न हाँ आज नहीं लेंगे, आज उस ना सर, जोन में एकदम जाएंगे। एकदम छोटा है सर, सुनो, एकदम छोटा है, एकदम छोटा है। नहीं छोटा भी नहीं लेंगे, आज उस जोन में रखो, हमको फोन कर लेना। आज इस जोन में जाइए आप लोग, अभी जाइए और ये वाला काम कर लीजिएगा। आई लव यू, सॉरी, थैंक यू, अभी करिएगा उसी ये वाला, गले लगा लीजिएगा जो आसपास होंगे उससे, मम्मी पापा भाई बहन बीवी, करिएगा, देखिएगा बहुत सुकून मिलेगा, आधी बीमारी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जी जी। गुड नाइट। Thank you, sir. I love you, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सर।